नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2025 के लिए जीके का फाइनल टेस्ट नंबर 2 लेके आ चुका हूँ। फाइनल टेस्ट नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल की तो ये 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.7% है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, ये भी सर बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि आज की जो वीडियो हमारी आ रही है, इस वीडियो में हम बहुत शॉर्टकट जाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमारा एग्जाम भी है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर करने हैं। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा लिए, लेकिन एक बार ये रिवीजन आपका चलेगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे बड़ा जिला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति है, जो कि पूरे हिमाचल का 24.85% एरिया कवर करता है। अच्छा, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे छोटा जिला है हमीरपुर की बात करें तो ये 2.01% यहाँ पे जो है वो कवर करता है। इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल का गठन कब हुआ। तो हिमाचल का जब गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को, तो उस समय हिमाचल का क्षेत्रफल कितना था। तो हिमाचल का जो गठन जब 15 अप्रैल 1948 को 4 जिलों और 30 भूतपूर्व रियासतों को मिलाकर किया जाता है, तो उस समय हिमाचल का क्षेत्रफल 23,169 स्क्वायर किलोमीटर था। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इतनी ये क्वेश्चन तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है हिमाचल प्रदेश से कुल राज्यसभा की सीटें कितनी है। अच्छा, कुल राज्यसभा की सीटों की बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कुल राज्यसभा की 3 सीटें हैं। इस बात को आपने याद रखना। हर्ष महाजन अभी पिछले साल जो है वो राज्यसभा के लिए यहाँ पर चुनकर गए थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा संसद की कितनी सीटें हैं। संसद होता है, संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है, जिसके बारे में हम डिटेल से बहुत बार पढ़ चुके हैं। लोकसभा की हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 है। इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए संसद की टोटल कितनी है। तो संसद की टोटल कितनी है, 7 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी है, तो विधानसभा की हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटें हैं। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सर 68 सीटें तो है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा 15 सीटें आपकी कांगड़ा में है। और अगर बात की जाए दूसरे नंबर पे सर्वाधिक सीटें कहाँ पर है, मंडी में। शिमला में कितनी है, तो अगर शिमला की दोस्तों बात करें तो शिमला में आपकी 8 सीटें हैं। अगर बात करें 5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं, जो आपको सिरमौर, सोलन, आपका चंबा, आपका हमीरपुर और ऊना। तो ऊना, हमीरपुर, चंबा, सिरमौर और सोलन, यहाँ पर विधानसभा की जो है वो 5 सीटें हैं। अच्छा, 4 कहाँ पर है, तो अगर 4 की बात करें तो 4 सीटें जो है वो कहाँ पर है, बिलासपुर और कुल्लू में जो है वो विधानसभा की 4 सीटें हैं। जैसा कि आपका कल एग्ज़ाम भी है, तो आराम से एग्ज़ाम को देना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एग्ज़ाम टेट की परीक्षा है, कोई ज़्यादा भारी भरकम परीक्षा नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फ्री माइंड होके जाइए, यकीन मानिए आपका पेपर बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छा सर, एक सीट विधानसभा की कहाँ है, तो लाहौल स्पीति और किन्नौर में विधानसभा की एक सीट है। तो अगर विधानसभा की सीटें पूछी जाएगी तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल सबको पता है, एस चक्रवर्ती जी हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल है। देखिए थोड़ा फास्ट जरूर बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले राज्यपाल है, तो इनका जो नाम है वो है आपका एस चक्रवर्ती। सर इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनसी मेहता कौन है। तो एनसी मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, वाईएस परमार तो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केएल मेहता, तो केएल मेहता की बात करें तो केएल मेहता जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव है, पहले चीफ सेक्रेटरी है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमाचल के पहले लोका आयुक्त कौन है, तो लोका आयुक्त है
TVR टाटाचारी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश जो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है उसके उसके पहले पहले चांसलर, वाइस चांसलर, तो इनका नाम है डॉक्टर, क्या नाम है भैया, डॉक्टर हेतराम कालिया। तो डॉक्टर हेतराम कालिया जो है वो क्या है, HR कालिया भी आप बोल सकते हैं। ये कृषि विश्वविद्यालय जो पालमपुर में बना था 1978 में, जिसकी स्थापना हुई थी, हिमाचल का कृषि विश्वविद्यालय, इसके क्या है, पहले वाइस चांसलर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है, जो कि वाइस परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, जो कि नौनी सोलन में है, उसके पहले चांसलर, तो उनका नाम है MR ठाकुर। क्या नाम है भैया, MR ठाकुर। जरूर याद रखेंगे MR ठाकुर, HR कालिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MR ठाकुर जो है वो क्या थे, जो वाइस परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, इसके जो है क्या थे, पहले प्रथम वाइस चांसलर थे। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये क्वेश्चन बताइए कि हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और हिमाचल के जो प्रथम मुख्य आयुक्त हैं, इनका नाम है EP मून। क्या नाम है, EP मून। हिमाचल की पहली महिला राज्यपाल आपको पता होना चाहिए कौन है, कॉमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे, कल आपका एग्जाम है, बहुत बार आपको बता चुका हूँ। अच्छा, हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, तो लोकसभा आयोग के अध्यक्ष है जनरल KS कटोच। विधानसभा के पहले स्पीकर पंडित जयवंत राम है, और विधानसभा की पहली महिला स्पीकर श्रीमती विद्या स्टोक्स है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है। अब हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वो है आपका कौन सा, देवदार सिडार, सिड्रस देवदारा इसको आप कहते हैं। ऑप्शन D, सिड्रस देवदारा भी इसको कहा जाता है और देवदार सिडार भी कहा जाता है। अच्छा, राजकीय पुष्प कौन सा है, तो पुष्प भी पूछ सकता है, तो गुलाबी बुराश या बुराश रोडोडेंड्रोन जो है वो पुष्प है। अच्छा, हिमाचल दिवस कब होता है, तो हिमाचल दिवस सबको पता है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। गलती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ है। देखिए, थोड़ा वीडियो में थोड़ा आराम से ज़रूर बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट नाइट को बनाई जा रही है। अभी रात के जो है वो 11:30 बज रहे हैं, तो इतनी लेट ये वीडियो बनाई जा रही है क्योंकि कल आपका एग्जाम है, इसलिए ये वीडियो इतनी लेट बनाई जा रही है। क्योंकि ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सुबह आप सभी को पता है कि एक मैराथन आपके लिए आनी है, जो कि लाइव क्लास होनी है। अच्छा, अगर बात करें आपकी हिमाचल प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है वो क्या है, तो वॉलीबॉल जो है वो राष्ट्रीय खेल है हिमाचल प्रदेश का, राजकीय खेल है हिमाचल का। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। ये भी आपको याद रखना। और राजकीय जो पक्षी है वो जजुराना है, जिसको ट्रैगोपैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यही नहीं रोक सकता, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, तो आइए मेरे साथ। तो अगर लोनार झील की बात करें तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत की ऐसी झील जिसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने से हुआ। तो मेट्रॉइड से होता है, जब वो पृथ्वी से टकराते हैं तो झील का निर्माण होता है। तो भारत की ऐसी झील है आपकी लोनार झील। लोनार झील आपके महाराष्ट्र में है। सर, उड़ीसा ऑप्शन में दिया है, क्या उड़ीसा में कोई झील है? जी हाँ, उड़ीसा में है आपकी चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है, तो वो भी चिल्का झील है। और चिल्का झील की बात करें तो इसको सबसे पहले 1983 में रामसर साइट में भी शामिल किया गया था। भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएंगे, कल ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अगर बात करें भारत में रामसर साइट की तो बता दीजिएगा, आपको दो ऑप्शन में दे रहा हूँ 85 और 89, कौन सा सही है जल्दी बता दीजिएगा। अच्छा, ऑप्शन में अगर मैं बात करता हूँ भारत की मोटी मोटी झीलों की बात करता हूँ, भारत की जो सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है तो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि रिहंद नदी पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये पड़ती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो लोकटक झील है मणिपुर। कहाँ पर है लोकटक झील? मणिपुर में है। और अगर बात करें लोकटक झील की तो इसमें तैरता हुआ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लामाजाव। तो केबुल लामाजाव दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतस्थलीय जो भूमि के अंदर है वो है आपकी सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन, और सांबर झील कहाँ पड़ती है? सांबर पड़ती है राजस्थान में। कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डल झील कहाँ पर है,
तो डल झील भी आपके कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। इस बात को आपने याद रखना, गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। किसी भी शर्त पे अगर गलती करोगे तो वो क्वेश्चन आपका, वो नंबर आपका परीक्षाओं में कटने वाला है। अच्छा भैया, अगर बात करें आपके भारत की सबसे लंबी झील की, तो भारत की सबसे लंबी झील है वेमनाड। कौन सी है? वेमनाड झील। कितनी लंबी है सर? 96.5 किलोमीटर लंबी है। किस राज्य में है वेमनाड झील? तो वेमनाड झील भारत के केरल राज्य में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अगर बात की जाए गंगा नदी की, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अच्छा, गंगा नदी को जो बांग्लादेश में जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? इस बात को आपने याद रखना। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर। कितनी है भैया? 25-25 किलोमीटर है। ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर है। जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको पद्मा कहते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक है यमुना। यमुना जो है वो गंगा की सहायक है। अच्छा, अगर बात करें गंगा की, तो गंगा जो है वो दो जलधाराएं आती है, दो नदियाँ। एक है भागीरथी और दूसरी है आपकी अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो गंगा नदी बनाती है, एक भागीरथी नदी है, एक अलकनंदा है। तो अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देवप्रयाग नामक जगह पे मिलती है और वहाँ से आगे गंगा नदी बनती है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, गंगा नदी की लंबाई मैंने आपको बता दी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बता दी। तो ये सारी की सारी नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। गंगा देखो उत्तराखंड में बहती है, यूपी में बहती है, आपके झारखंड में बहती है, आपके बिहार में बहती है और आपकी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में बहती है। तो भारत के 5 राज्यों में गंगा, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से हिंद स्वराज के लेखक कौन है? मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि हिंद स्वराज के जो राइटर है वो है महात्मा गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी के द्वारा एक बुक लिखी गई है हिंद स्वराज। अगर क्वेश्चन पूछने वाला गांधी जी की सारी किताबें आपसे पूछ सकता है। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है, ग्राम स्वराज भी महात्मा गांधी की है, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका ये भी महात्मा गांधी की है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये भी किसकी है? महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी की सारी किताबें आपको याद रखनी है। हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये भी किसकी है? महात्मा गांधी की है। अच्छा सर, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि इंडिया डिवाइडेड किसकी बुक है? तो इंडिया डिवाइडेड जो बुक है वो है राजेंद्र प्रसाद। किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि एक बुक है जिसका नाम है यशोधरा। यशोधरा बुक किसकी है? तो यशोधरा बुक है आपकी मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती बुक ये किसकी है? तो भारत भारती भी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत बार पूछी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो बुक है वो है अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय। मदर टेरेसा एक बुक है जो किसकी है? नवीन चावला। किसकी है? नवीन चावला। क्वेश्चन एक बुक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये है एनी बेसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये भी आपको याद रखना है। यंग इंडिया भी है महात्मा गांधी की, ये भी महात्मा गांधी की है। यंग इंडिया बुक भी बहुत सारी है, वैसे तो किताबें तो बहुत सारी है लेकिन हमको वही पढ़नी है जो कि जिनके ज़्यादातर चांस है। जैसे कि आपकी एक बुक है राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी बुक है वो किसकी है? तो राज तरंगिणी जो बुक है वो है कल्हण की। उसी प्रकार अगर बात करता हूँ मैं आपकी शाहनामा, तो शाहनामा है फिरदौसी की। अर्थशास्त्र है चाणक्य की। हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम की। आपकी गीत गोविंद है जयदेव किरण की। आपकी 10 कुमार चरित्र है दंडी। तो सारी किताबें याद रखनी है, कोई सी भी पूछी जाएगी, गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गोवा में गणतंत्र की स्थापना कब की गई? मतलब कि भारतीय गणतंत्र का जो हिस्सा गोवा बना था, गोवा को सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही अपने हाथ में लिया।
1510 के आसपास, और सबसे बाद में जो है 1961 में पुर्तगालियों ने छोड़ा। गोवा को अपने भारत में मिलाने के लिए भारत की सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो उसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय जो चलाया गया था वो 19 दिसंबर 1961 को चलाया गया था, जो कि गोवा, दमन और द्वीप कहीं यहाँ पर जो है वो द्वीपों पर चलाया गया था। तो याद रखना है, गोवा को भारत में जो है 1961 में मिलाया गया, और पुर्तगाली यहाँ पर सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली ही यहाँ से गए थे। अच्छा, गोवा को राज्य कब बनाया गया है, तो गोवा जो है एक राज्य के रूप में जो उभरा है वो 30 मई 1987, याद रखना है। तो गोवा को राज्य बनाया है 30 मई 1987, और गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना है। गोवा की जो राजधानी का नाम है वो पणजी, क्या नाम है, पणजी। और पणजी किस नदी के किनारे है, तो पणजी है भैया आपके मांडवी नदी। किस नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे है। अच्छा, पुर्तगालियों की बात हो रही है, तो भारत आने वाले पहले पुर्तगाली थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा जो भारत आया था वो 1498 ईस्वी में आया था। इस बात को आपने याद रखना है। और ये जब आया था तो यहाँ पे कहाँ पर आया था, तो केरल के कालीकट तट पे ये आया था। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये यहाँ पर जो इसका स्वागत किया था वो केरल के राजा उस समय जमूरीन होते थे, उनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया है कि जो वास्को डी गामा है ये भारत कितने बार आया था, तो वास्को डी गामा भारत कुल 3 बार आया था। 1498 आया था, फिर 1502 आया था, और फिर 1524 आया था। तो ये भी आपको याद रखना है, और 1524 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना संबोधन व त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना संबोधन और त्यागपत्र की अगर मैं बात करता हूँ तो ये किसे सौंपता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये जो है वो लोकसभा के उपसभापति को सौंपता है, इस बात को आपने याद रखना है। और लोकसभा का जो उपसभापति होता है, लोकसभा का जो डिप्यूटी स्पीकर होता है, वो स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, और अध्यक्ष किसको देता है, लोकसभा के उपसभापति उप स्पीकर को देता है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं, आपस में दिलाते हैं। अच्छा, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी कौन देता है, भारत का राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को देता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जैसे कि वर्तमान में कौन है, ज्ञानेश कुमार है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ कौन दिलाएगा, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ दिलाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारत का जो महान्यायवादी है कौन है, आर वेंकट रमणी है। महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल नंबर 76 बात करता है, इनको भी शपथ कौन दिलाएंगे, भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इनको भी अपॉइंट राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी कि हाई कोर्ट का सीजीआई और राज्यपाल ये आपस में एक दूसरे को शपथ दिलाता है। राज्य में राज्यपाल जो है वो शपथ दिलाता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ किसको दिलाता है, राज्यपाल को दिलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की सीरीज आपने अगर देख ली, देखो रात को डाल रहा हूँ 12 बजे, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, सर बता दीजिएगा। सुब्रतो कप, तो सुब्रतो कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, इस बात को आपने याद रखना है कि सुब्रतो कप किस खेल से है, सर फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि बिल्ट कप किस खेल से संबंधित है, तो बिल्ट कप की बात करें तो बिल्ट कप भी आपका जो है फुटबॉल से है। बिल्ट कप के अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ बेगम हजरत महल कप, तो ये भी फुटबॉल से है। आपका आपकी एक डूरंड कप है, डूरंड कप जो कि शिमला के अन्नाडेल से शुरू हुआ था 1888 में, फुटबॉल का ये एक टूर्नामेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी फुटबॉल का ही है। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। बीसी राय ट्रॉफी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है संतोष ट्रॉफी, और कल के पेपर में हो सकता है कि संतोष ट्रॉफी देखने को मिले, क्योंकि संतोष ट्रॉफी बहुत पसंद है। तो संतोष ट्रॉफी आपके कहाँ से, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। आपका टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, और एक बिल्ट कप है, ये भी किससे, फुटबॉल से। सर हॉकी से बता दो 2-4, तो हॉकी से है आगा खां कप। आगा खां कप के अलावा एक और आ सकता है बेटन कप। बेटन कप किससे, तो बेटन कप भी आपका हॉकी से है। एक रंगा स्वामी कप है, रंगा स्वामी कप भी आपका किससे है, हॉकी से है। अब मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, ये भी किससे, हॉकी से। एक बार पेपर में आया था, टेट में आया था, गुरु नानक ट्रॉफी। गुरु नानक ट्रॉफी, तो गुरु नानक प्रतियोगिता ये महिलाओं की होती है, किस में होती है, भी हॉकी के लिए होती है। अच्छा, इसके अलावा आपका
टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की बात करूँ तो टेबल टेनिस में आपका कॉबिलियन कप, एक रामानुज ट्रॉफी, जय लक्ष्मी कप जो पुरुष महिलाओं के लिए होता है, और एक होता है बर्ना ब्लैक कप। तो ये टेनिस बर्ना ब्लैक कप, आपका कॉबिलियन कप, आपका जयलक्ष्मी कप और रामानुज कप, ये किससे संबंधित है? टेबल टेनिस। सर पोलो, पोलो से है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, एजरा कप। एजरा कप पोलो से है। आपका फेडरेशन कप, ये भी पोलो से है। आपका एक और है राधा मोहन कप, तो राधा मोहन कप भी आपका इसी से संबंधित है। तो ये सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं कल। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो इंदिरा गांधी पर्यावरण जो पुरस्कार है उसको कब शुरू किया जाता है? तो इसको शुरू किया जाता है 1987 में। तो वर्ष 1987 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार को शुरू किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शिमला का गेटी थिएटर आम लोगों के लिए कब खोला गया? तो शिमला का गेटी थिएटर आम लोगों के लिए 30 मई 1887 को खोला गया था, इस बात को आपने याद रखना है। शिमला के बिल्कुल माल रोड में स्थित है। और अगर बात करता हूँ मैं शिमला के गेटी थिएटर की, तो यहाँ पर दिखाए जाने वाला पहला नाटक था टाइम विल टेल। तो टाइम विल टेल जो है वो पहला नाटक था जो कि शिमला के गेटी थिएटर में दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इस त्रासदी में हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का ये जो है रिसाव होता है। ये जो त्रासदी है वो कब हुई थी? तो ये त्रासदी 2-3 दिसंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और कौन सी फैक्ट्री थी? तो उसका नाम था यूनाइट कार्बाइड फैक्ट्री। तो यूनाइट कार्बाइड फैक्ट्री में जो है यहाँ पर जो है वो भोपाल में एक गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण यहाँ पे हजारों लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो दो देशांतर के बीच, ये मान लो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। और मैं पहले ही आपको लाइव क्लास में बता चुका हूँ, अगर किसी ने मेरी लाइव क्लास को नहीं देखा तो ज़रूर वॉच करें। तो दो देशांतरों के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है, देखो ये यहाँ पर क्या होता है? ध्रुव, ये होता है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा होती है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा, ठीक है। ये यहाँ पे ध्रुव है, कोने है, और यहाँ पर क्या है? कम होती है। लेकिन जब कोनों की ओर आती है तो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य रेखा जो है वो भूमध्य रेखा पर जो है वो क्या होती है? देशांतर के बीच में क्या होती है? अधिकतम दूरी होती है। लेकिन ध्रुवों पे देखो यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे ऐसे आपको याद रखना है। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। क्या कहते हैं? गोरे। और ये दूरी जो है वो 111.11 किलोमीटर या 111.32 किलोमीटर होती है, इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एक देशांतर डिग्री का मतलब कितने मिनट होता है? तो 1 डिग्री देशांतर का जो मतलब होता है ना, वो होता है आपका 4 मिनट। कितना होता है? 4 मिनट। तो कोई देश मान लो 15 डिग्री पे है, तो 15 चौको उसका समय चल रहा है कितना आगे? 60 मिनट आगे, मतलब कि 1 घंटा। तो अगर आपको जितने मर्जी देशांतर दिया है आपने गुणा कर देना है। और अगर पूरब में होगा तो समय आगे चलेगा, पश्चिम में होगा तो समय पीछे चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल 9 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल जज कितने होते हैं? 15 होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यायालय का जो कोरम होता है, ये पहले बता चुका हूँ इसलिए फास्ट बता रहा हूँ। न्यायालय का जो कोरम होता है वो 9 होता है। गलती करने की आवश्यकता कहीं भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी एंगल से नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पर है भैया? हेग नीदरलैंड में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। कोई गलती नहीं, किसी भी सूरत में गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे के निर्णय को संविधान की मूल संरचना का जो है वो भाग माना गया है? तो ये किसको माना गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। और सबको ये पता है क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विदेश नीति के जनक कौन है? तो भारत के विदेश नीति के जनक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, और एक इन्होंने बोला आराम हराम है, ठीक है। तो इनके द्वारा बोला, एक तो बोला आराम हराम है और दूसरा इनके द्वारा बोला गया हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। ये भी किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। श्रीमती इंदिरा गांधी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला जिसने भारत रत्न जीता था। महात्मा गांधी के
बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे कम दिनों के प्रधानमंत्री है आपके अटल बिहारी वाजपेयी, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम आंदोलन कहाँ पर हुआ था। तो जो गुटनिरपेक्ष देश है इनका जो प्रथम आंदोलन होता है वो कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम आंदोलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में होता है। तो बेलग्रेड में होता है, और बेलग्रेड कहाँ पड़ता है, यूगोस्लाविया एक देश है, ये सर्बिया में, अब सर्बिया है वर्तमान का, वहाँ पर हुआ था। देखिए जो गुटनिरपेक्ष देश है इसके प्रमुख जो नेता थे वो थे आपके भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और आपका जो यूगोस्लाविया जो जिसको आप वर्तमान में सर्बिया बोलते हैं वहाँ से थे आपके टीटो, जोसेफ टीटो, और गमाल नासिर साहब मिस्र से थे, और क्रुमा साहब घाना से थे, और सुकर्णो जी जो है वो इंडोनेशिया से थे। तो ये सारे नेताओं के नाम आपको याद रखने। भारत में गुटनिरपेक्ष देशों का कौन सा आंदोलन हुआ। तो भारत में गुटनिरपेक्ष देशों का 7वां आंदोलन कहाँ होता है, नई दिल्ली में। तो पहला आंदोलन बेलग्रेड में और 7वां आंदोलन कहाँ होता है, नई दिल्ली में। गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए। तो अगर शिमला समझौते की बात करें तो 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसने किए, तो भारत की ओर से थी इंदिरा गांधी, और जो पाकिस्तान की ओर से था वो था पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टो, इस बात को भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दल बदल को रोकने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन आया। तो दल बदल को रोकने के लिए जो भारत में संविधान आया था वो संविधान संशोधन आया था, वो आया था 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई थी। आपका जो है वो दल बदल की बात की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है वो ऐसे दल नहीं बदल सकते। 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था, 1976 में हुआ था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। 10 मौलिक कर्तव्य इसी के तहत जोड़े गए। आपकी प्रस्तावना में 3 नए शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जुड़ गए। हर एक चीज़ पढ़ाई गई है आपको। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये हुआ था आपका 1978 में, जिसके तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी या विधिक अधिकार बनाकर 300 के 1 में डाला गया। देखिए जो 72वां संविधान संशोधन है ये 1992 में हुआ था। इसको भी आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कब हुआ था, 1992। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ। तो अगर बात की जाए चिपको आंदोलन की तो ये 1973 में शुरू हुआ था। कहाँ से, उत्तराखंड से शुरू हुआ था। इसके जो प्रमुख नेता थे उत्तराखंड के किस जिले से, एक बार अंदर जाके पूछा था भाई, तो उत्तराखंड के चमोली ज़िले से ये शुरू हुआ था, जहाँ पर जो है वो जंगलों की कटाई हो रही थी और उसके बचाव करने के लिए लोग वहाँ पर उतर गए थे। किसके नेतृत्व में हुआ, तो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, 3 नाम याद रखने हैं। तो गौरा देवी, चंदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है, आपके चिपको आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में होती है, इस बात को आपने याद रखना। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम है। एग्जैक्ट बोलूँ तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। नाटो के जो संस्थापक, जब नाटो बना था तो कितने सदस्य थे, 12। अब क्वेश्चन पूछा गया कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है। तो 31वां सदस्य जो नाटो का बना था वो कौन बना था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नाटो का 31वां सदस्य फिर आपका फिनलैंड, कौन बना था आपका, और जो नाटो का जो 32वां सदस्य बना है वो कौन बना है। तो नाटो का जो 32वां सदस्य बना है वो बना है स्वीडन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर बात की जाए नाटो के हेडक्वार्टर की, तो नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है नाटो का। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छे से पेपर करके आएंगे और ज़रूर बताएंगे कि कैसी रही थी आपकी जर्नी मेरे साथ। इस बार बहुत आपने सपोर्ट किया, हर दिन जो मैंने वीडियो डाली आपने देखी, उसके बारे में आप ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। और अगर ज़रूर मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। देखो गलतियाँ मुझसे भी बहुत सारी हुई होगी वीडियो बनाते हुए, लेकिन कोशिश मैंने भरसक की है, चाहे लाइव क्लास में, चाहे मुझे
आपके लिए क्लासेस में देनी पड़ी है। लास्ट की एक वीडियो मैंने ऐसी बनाई है जिसको मैंने नाम ही फाइनल टच दिया है, मतलब कि इसमें शॉर्टकट हमको थोड़ा चलना पड़ेगा, वन लाइनर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो पूर्वी तटीय जो दक्षिण के भाग होता है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तटीय मैदान जो है वो पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो अगर भारत के रूर की बात करें तो सर भारत का जो रूर कहा जाता है वो किसे कहते हैं? तो भारत का जो रूर है वो सर किसे कहा जाता है? वो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। अच्छा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और ज़्यादातर जो अरावली पर्वत श्रृंखला आती है ना वो कहाँ पे आती है? राजस्थान में आती है, 80% इसका हिस्सा। और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और इसकी हाइट है 17-22 मीटर। अगला क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में पूछी जाने वाली बात है। अच्छा, थोड़े मुख्यालय कर लेते हैं, जैसे कि एडीबी का कहाँ पर है? एडीबी बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। कब बना था एडीबी? तो एडीबी बना था 19 दिसंबर 1966, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस देश की राजधानी कहाँ पर है? मनीला। तो फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में हेडक्वार्टर है आपका किसका? एडीबी का। और एडीबी में वर्तमान में 69 देश हो चुके हैं। 69 नंबर का जो देश बना है वो इजराइल इसका बन चुका है। अच्छा, अगर बात करें आपकी ओपेक की, तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, तो इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार हमने याद कर लिया है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ये बताइए रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है, और रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। रेड क्रॉस की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? और इसका डे जो है रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे तो ये 8 मई को मनाया जाता है। सर ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। आप ये बताइए कि विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डब्ल्यू बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जिनेवा। कहाँ पर है भैया? जिनेवा में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948, और इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा, एक और है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी हेडक्वार्टर बीजिंग में है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर बात करें विश्व वेटलैंड दिवस की तो ये कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों 2 फरवरी को मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में जो है वो रामसर सम्मेलन होता है, इसीलिए इस वेटलैंड को अब जो है वो वेटलैंड साइड इसको कहते ही कहते हैं। और साथ में इसको जो है वो क्या कहा जाता है? साथ में इसको आपको याद रखना है, इसको जो है रामसर स्थल भी कहा जाता है। तो ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। फरवरी माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की आज बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, भारतीय तटरक्षक दिवस, इंडियन कोस्ट लाइन डे, तो ये 1 फरवरी। आपका विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है आपका विश्व रेडियो दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस, तो नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे आपको फरवरी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है, और महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। अब अगर वर्तमान वाले पूछे गए तो एंटोनियो गुटेरेस है, लेकिन अगर पहले पूछे गए तो गलती नहीं करनी है, पहले है त्रिगवेली। और अगर पूछा जाएगा उस महासचिव का नाम बताओ जिसकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी, तो उसका नाम है डेग
हेमरसोल्ड। तो डेग हेमरसोल्ड हवाई हवाई यात्रा में इसकी मृत्यु होती, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो गरीबी हटाओ का आह्वान जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, जो कि 74 से 78 तक चली थी। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी ने ये गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन इसको बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार आती तो उन्होंने इसको जो है वो बंद कर दिया था। अच्छा, पंचवर्षीय योजना की बात करें, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जो है वो जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में आई थी, जहाँ पे औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। सर तीसरी आई थी 1961 से 1966, यहाँ पे कृषि उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया गया था। फिर याद करते हैं, देखो सारी नहीं करेंगे। फिर आई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी आपकी 2002 से 2007। फिर आई थी 11वीं आई थी 2007 से 2012, और फिर आई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी 2012 से 2017। ये भी आपको याद रखना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान दोनों जीता है? पाकिस्तान का प्रमुख सर्वोच्च पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान, और भारत का भी सर्वोच्च पुरस्कार, नाम है आपका क्या? तो याद रखना वो है मोरारजी देसाई। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं मोरारजी देसाई। इनको भारत रत्न मिलने के साथ साथ निशान ए पाकिस्तान का भी जो है वो पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी मार्च के समय भारत का वायसरॉय कौन था? जब भारत में दांडी मार्च हुआ था तो भारत का उस समय वायसरॉय था वो था लॉर्ड इरविन। कौन था भैया? लॉर्ड इरविन था, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, एक समझौता भी हुआ था, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931, और इसके बाद ही गांधी जी कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या, गोलमेज सम्मेलन? तो पहला गोलमेज सम्मेलन अगर देखूं तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। फिर बोलेंगे दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर बात की जाए तीसरे गोलमेज सम्मेलन की, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी की ओर से हिस्सा लिया गया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करें, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो ये कब हुआ था? तो ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। तो पहले जो दांडी मार्च हुआ था उस समय भी लॉर्ड इरविन था, और पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी कौन था? लॉर्ड इरविन ही था। और अगर आपको ये बहुत डिटेल से जानना है तो 3.5 घंटे की मैराथन देख लो और पक्के बना लो अपने 5 से 10 नंबर। मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। अच्छा, जो आपकी कच्छ की ओर गिरने वाली नदियों के लिए ट्रिक है मेरे पास, समानता बोले, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये सारी की सारी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। समानता, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये सारी नदियाँ अरब सागर में गिरती है। तो समानता ट्रिक आपको जरूर कल पेपर में लेके जानी है, क्या पता काम आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर है? तो पंडित दीनदयाल बंदरगाह जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये है आपका गुजरात में। अच्छा, पंडित दीनदयाल बंदरगाह सर गुजरात में है, इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पंडित दीनदयाल बंदरगाह, जिसको कांडला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अब कल के लिए क्वेश्चन आ सकता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बंदरगाह भी 2 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम होता है, एक प्राकृतिक। अगर तो बात की जाए प्राकृतिक की, वो है आपका मुंबई बंदरगाह, ये है सबसे बड़ा। और अगर बात की जाए कृत्रिम की, तो है नाहवा शेवा, ये आपका सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। और अगर बात की जाए सबसे बड़े बंदरगाह की, तो है मुंबई बंदरगाह। तो ये भी आप ज़रूर देख ले, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है कि विजय केलकर कमेटी का रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो विजय केलकर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो कर सुधार से संबंधित है। इस बात को आपने याद रखना। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट कब गठित की गई थी, ये आपको बताना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी के कारण होता है? तो मानव शरीर में निर्जलीकरण, आपको आज लग तो रहा होगा कि सर बड़ा शॉर्ट चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन को कवर हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जा रहा है। तो मानव शरीर का जो निर्जलीकरण जो है वो होता है, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका पानी के कारण। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आपको निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगला है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, सितंबर महीने में कौन कौन से डे होता है? तो एक तो होता है आपका गुटनिरपेक्ष दिवस। तो गुटनिरपेक्ष दिवस 1 सितंबर को होता है। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपको पता है सर 8 सितंबर को, मैंने बता दिया, क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस होता है आपका 14 सितंबर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे विश्व ओजोन दिवस, तो विश्व ओजोन दिवस आपसे 16 सितंबर। बहुत इम्पॉर्टेंट आपका जो रहने वाला है वो है आपका आरपीएफ दिवस, आरपीएफ स्थापना दिवस, ये 20 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस होता है 21 सितंबर को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी। देखो काफ़ी रात को वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आराम से बोल रहा हूँ, तो थोड़ी वॉइस अपनी बढ़ा लेना, क्योंकि हो सकता है कि आसपास के बहुत सारे लोग सोए होते हैं, तो फिर उनको ना प्रॉब्लम हो, इसलिए थोड़ी सी आराम से वीडियो बना रहा हूँ। तो विश्व पर्यटन दिवस की बात करूँ तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपको पता है 25 जनवरी, लेकिन अगर विश्व पर्यटन आ गया तो क्या करेंगे? तो विश्व पर्यटन 27 सितंबर को, याद रखना है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति है वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी है। और भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति जिनके समय द्वितीय चक्र की मतगणना, दोबारा एक बार वोटिंग को काउंट करना पड़ा था, तो वो कौन है? वो भी वीवी गिरी ही है। ठीक है, वीवी गिरी। अब भारत के पहले राष्ट्रपति जो कि पहले दलित राष्ट्रपति है, तो वो KR नारायण है। इनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम है जाकिर हुसैन। अच्छा, पद पर रहते हुए मृत्यु, तो वो किसकी हुई थी? जाकिर हुसैन की हुई थी। गलती करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ? तो अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये लागू हुआ था 1997 में। इस बात को आपने याद रखना, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ था 1953 में। तो हिमाचल का जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम जो लागू हुआ था वो 1953 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? तो युद्ध संग्रहालय आपको पता है कहाँ पर है? धर्मशाला में है। बहुत इंपॉर्टेंट है युद्ध संग्रहालय, बहुत बार बार पूछा जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन तो यहाँ से बहुत पूछता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश में पीच बाउल ऑफ द जो है वो इंडिया किसको कहते हैं? तो राजगढ़ को पीच बाउल ऑफ द एशिया कहा जाता है। पीच बाउल ऑफ द इंडिया भी इसको कहेंगे। आड़ू यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर बात करें आपका छोटी काशी, छोटा राजा, तो ये मंडी को कहा जाता है। हिमाचल के पालमपुर में, तो पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में है। मंडी में आपका क्या है? तो मंडी में आपको बताना है क्या है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिमला में तो देखो हिमाचल का स्टेट म्यूजियम है, हाई कोर्ट है, सेक्रेटेरिएट है। हाँ, सारी की सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पर है? शिमला में है। और देखिए मिनी लहासा भी धर्मशाला को ही कहा जाता है। और युद्ध मेमोरियल भी, युद्ध संग्रहालय भी धर्मशाला में है। ये सारी की सारी चीज़ धर्मशाला। और धर्मशाला कहाँ का मुख्यालय है? कांगड़ा का मुख्यालय है भाई धर्मशाला। अगला क्वेश्चन है, कामरू नाग झील हिमाचल के किस जिले में, किस जगह पर है, किस तहसील में? तो चच्योट तहसील। इतने अंदर जाके कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कामरू नाग कहाँ पर है? चच्योट में। सर एक बार मंडी की बता दीजिए, क्योंकि कल के लिए रिकॉल हो जाएगी। तो मंडी की वैसे तो बहुत बार आपको पका चुका हूँ झीलें याद करा करा के, तो एक बार फिर से भी सुन लो। मंडी की झीलों की अगर बात करता हूँ तो मंडी में आपकी कुमारवा झील है, ये भी चच्योट ज़िले में है। कुमारवा भी कहाँ पर है? आपकी
मंडी की चच्योट में है। इसके अलावा रिवाल्सर है, रिवाल्सर को बोलेंगे 60 टापुओं की झील, तो 60 टापुओं की झील आपकी रिवाल्सर झील है। इसके अलावा कुंतब्योग झील, ये भी मंडी में है। कलासर झील, ये भी मंडी में है। सुखसर झील, ये भी मंडी में है। और पंडो झील, हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील है पंडो। तो गलती नहीं करनी है कल, अगर गलती से आ गई पंडो कितनी बड़ी है, तो 14 किलोमीटर है, ज़्यादा बड़ी नहीं है पंडो झील। और दूसरी बात, पराशर, तैरते हुए 60 टापुओं की झील है पराशर झील। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा कब आए? तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भारत आए थे 1959 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, और जो आपका राष्ट्रपति शासन होता है, राज्य की आपातकाल होता है, वो लगाया जाता है 356 के तहत। भारत में कितने बार राजकीय आपातकाल लगाया, वित्तीय आपातकाल लगाया चुका है? एक बार भी जो है भारत में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। एनसीसी का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए नई दिल्ली में है, और इसका एकता और अनुशासन इसका आदर्श वाक्य है। 16 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। इस बात को आपने याद रखना है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है, इस बात को आपने याद रखना। कल के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपको जो है वो राष्ट्रपति भी बनना है तो भी आपकी उम्र 35 होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनना है चाहे राष्ट्रपति, उम्र 35 होनी चाहिए। हमारे देश का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति ही होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी आपकी उम्र 25 साल ही शायद होनी चाहिए, विधानसभा के लिए भी। अगला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन बांध जो है वो किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन जो बांध है वो आपका कृष्णा नदी पर बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अलमादी बांध भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका टिहरी बांध कहाँ पर है? तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उत्तराखंड में पड़ता है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे मिसाइल लेडी के नाम से जाना जाता है? तो मिसाइल लेडी के नाम से जो जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? तो एक बार ज़रूर आप आंसर बताएं। तो ये डॉक्टर टेसी थॉमस। तो डॉक्टर टेसी थॉमस को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है, इनको जाना जाता है आपके किस नाम से? तो इनको मिसाइल लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल भारत की, तो ये है पुनीत अरोड़ा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आप ये बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। तो इनका नाम है आशा पुन्ना देवी। आशा पुन्ना देवी, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, आप सबसे पहली महिला है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो थी रोज मिलियन वैथ्यू। रोज मिलियन वैथ्यू। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि ओलंपिक में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला, तो उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी। और अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है लम्सडेन। क्या नाम है? लम्सडेन। अच्छा, दो क्वेश्चन और याद रख लो। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला मेरी लीला राव, सुबह भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है। और अगर क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन और आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला। तो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला है साइना नेहवाल। अगला क्वेश्चन है, चंबा के रंगमहल का निर्माण किसने करवाया था? शॉर्टकट जाएंगे। चंबा के रंगमहल का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? चंबा के राजा उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस बात को आपने याद रखना। चंबा रियासत की स्थापना राजा मारूबर्मन ने की थी, और चंबा शहर की स्थापना 920 ईस्वी में साहिल बर्मन के द्वारा अपनी बेटी चंपावती के नाम पर की गई थी। और जो वर्मन लगाया था वो चंबा के राजा आदित्य वर्मन ने लगाया था, और सिंह जो लगाया था वो गणेश सिंह वर्मन के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम 8 जून 2018 को आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम था। तो उदयपुर हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम था मृकुला। अगला क्वेश्चन है, दरान घाटी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर है? तो दरान घाटी आपके शिमला में है। दरान घाटी के अलावा शिमला में आपका
तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी शिमला में है। शिमला में ही आपका शिमला कैचमेंट 1 और 2, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुधरान घाटी है, तालरा है, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। तो ये सारी की सारी आपको देखो यार बहुत बार मैं बता चुका हूँ, तो अब रिवीजन सेशन चल रहा है, यहाँ तो फास्ट ही बता रहा हूँ। तो शिमला में दरान घाटी 1, दरान घाटी 2, शिमला जलग्रहण आपकी तालरा, ये सारी की सारी कहाँ पर है? शिमला में है। कुल्लू में बहुत सारी है, कुल्लू में कायस है, कनवर है, कोखन है, मनाली है, सेंज है, तिरथन है, ये सारी की सारी कुल्लू में है। सिरमौर में आपकी चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिंबलवाड़ा है, रेणुका नेशनल पार्क, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चंबा में कुगती है, सेचतुआ नाला है, टुंडा है, गैमगुल सियावेई है, काला टॉप खजियार है। तो ये सारी की सारी चंबा में है। हिमाचल की सबसे बड़ी है किब्बर, लाहौल स्पीति में है, और सबसे छोटी है शिल्ली, सोलन में है। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषणी के नाम से जाना जाता था? तो पुरुषणी जो है वो रावी नदी को जाना जाता था। पुरुषणी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शतलुज को शतुद्री कहते थे। तो ये आपको यमुना को वैदिक काल में कालिंदी क्या कहा जाता था? कालिंदी। और चंद्रभागा कहा जाता था चीनाब नदी को। अच्छा, अगला पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी मदर इंडिया, और इसके निर्देशक कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके निर्देशक थे महमूद खान, और इस फिल्म का जो निर्देशन हुआ था वो 1957 में हुआ था। साल 2025 में जो एनोरा मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ऑस्कर में। बहुत इम्पॉर्टेंट है एनोरा मूवी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता बने हैं वो कौन बने हैं? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने हैं वो बने एड्रियन बॉडी 2025। और अगर बात करें आपकी बेस्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो है मिक्की मेडिसन। कौन है मिक्की मेडिसन? सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। ये सारे क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। और कल के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से आप पेपर करके आएंगे। कोशिश करूँगा सुबह आप ज़रूर सभी लोग लाइव आएंगे, मैं आप सभी का वेट करूँगा। बाकी मिलते हैं अगले कल। हर हर महादेव आप सभी को। और पेपर देने से पहले भगवान का, माता पिता का, भगवान भोलेनाथ का नाम ज़रूर ले। आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।